देखो कल हम पढ़ रहे थे कि मालदेव ने कितने युद्ध जीते और कितने परगने जीते। 52 युद्ध जीते और कितने परगने जीते, 58। जब मालदेव ये 52 युद्ध और 58 परगने जीत रहा था तो आसपास में सब जगह अटैक कर रहा था, तो उसने जैसलमेर पे अटैक किया। जैसलमेर वालों को लगा कि यार इसके खिलाफ पार पड़ेगी नहीं, तो उन्होंने फलोदी दे के समझौता कर लिया। पर आज मैंने आते आपको जैसलमेर वाले भाटियों से उसने क्या ले लिया था। उनका यार तुम ये वाला लेल वाले जान छोड़ यार, लड़ने की हिम्मत हम प्रत्येक कर्मावती ने रणथंभोर का किला देके गुजरात वालों से संधि कर ली थी। पर जब मालदेव वापस आ गए तो जैसलमेर वालों ने बैठ के दिमाग लगाया कि यार इस बार तो फलोदी लेके चला गया, पर इस बात की क्या गारंटी अगली बार नहीं आएगा। और हमने देखा कि इस प्रकार जो भी समझौते में कुछ लेके जाते अगली बार वापस पक्के आ जाते। बहादुर साहब भी रणथंभोर लेके गया था, अगले साल वापस आ गया था, क्योंकि अगले बंदे को लगता है डरे हुए को डराया जाता है। तो उन्होंने सोचा कि यार परमानेंट इलाज करना पड़ेगा। तो क्या हो सकता है परमानेंट इलाज। परमानेंट इलाज तो यह है कि मालदेव से युद्ध किया जाए। पर यदि मालदेव से युद्ध किया जाता है तब तो जैसलमेर का परमानेंट इलाज कर दे। अब क्या किया जाए, तो जैसलमेर का राजा, उसका नाम है लूणकरण भाटी। क्या नाम है उसकी? एक राजकुमारी है, राजकुमारी का नाम है उमा दे। क्या नाम है? उमा दे बेहद सुंदर राजकुमारी है। कई राजा और राजकुमारों से विवाह करना चाहते हैं। लूणकरण जी खुद अच्छा राजकुमारी या राजा देख रहे हैं जिसे उमा दे की शादी कर सके। और सबने दिमाग लगाया कि उमा दे की शादी मालदेव से कर देते हैं। ये तो मालदेव से बड़ा हिंदू राजा उस समय कोई भी नहीं था, तो यदि मालदेव के साथ उमा दे की शादी होती है तो इससे अच्छी बात क्या होगी। राजकुमारी की शादी एक बड़े राजा के साथ हो रही है। और दूसरी बात, यदि मालदेव की शादी जैसलमेर हो गई फिर वो जैसलमेर पर अटैक करेगा। तो दो काम एक तीर से। मालदेव के पास मैसेज किया गया, जैसलमेर वालों का कि भाई जैसलमेर वाले अपनी राजकुमारी उमा दे की शादी तेरे साथ करना चाहते हैं। उसने कहा ओ मैं तैयार हूं, कब आना है बता दो। शुभ ग्रह नक्षत्र मुहूर्त लगन देखे गए, मालदेव जी के बारात जैसलमेर गई। अभी भी अपने गांव के अंदर रिवाज होता है कि जब यूं बारात आती है तो महिलाएं बारात को देखने के लिए उमड़ती है। वैसा अभी भी गांव में छतों पे महिलाएं खड़ी हो जाती है बारात को, बीन को देखने के लिए। गांव में पर्दा प्रथा होती है, घूंघट निकालना पड़ता है, इसलिए महिलाएं बाद में दूरबीन लगा लगा के देखती है ना, घूंघट को ऐसे कर करके नहीं देख। तो बारात जहां रुकती है ना उस जगह को बोलते हैं डेरा। क्या बोलते हैं? तो महिलाएं बारात का डेरा देखने जाती है। जब डेरा देखने जाती है उस समय वो गीत गाती है, उस गीत को बोलते हैं जल्ला। क्या बोलते हैं? महिलाएं कब गाती है जल्ला गीत? डेरा समझते हो, जहां बारात रुकती है, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, वही होता है ना। मैं ये कहता हूँ बारात का डेरा बच्चों को भगवान जाने क्या चीज होगी, कुछ ही नहीं है। गांव वाली स्कूल है जहां पे रुकती है। छोटे थे तब इस बात में दो इंटरेस्ट थे कि गांव में बारात आएगी तो स्कूल में रुकेगी, तो अपने को स्कूल है ना। मार साहब कहते कल छुट्टी है टाबरों, कल बारात आएगी। दूसरा रहता है मीठा मिलेगा। गांव में ब्याह है तो मीठा खाने को, चीकना खाने को मिलेगा कुछ ना कुछ भाई साहब। तो दो चीजें हो जाया करती है। तो महिलाएं बारात का डेरा देखने जाती है, कौन सा गीत गाती है? लिखो जल्ला, लिखते हैं। तो महिलाएं बारात का डेरा देखने जाती है तब कौन सा गीत गाती है? आपका भी क्वेश्चन आएगा जल्ला क्या है। चांद पर भेजी गई एक तस्तरी, गरासिया महिला के नाक का एक आभूषण, भीलों द्वारा की जाने वाली खेती का एक प्रकार, और राजस्थान का एक लोकगीत। राजस्थान का क्या है? पर वहां आपको लगता है कि यार करंट का क्वेश्चन होगा, चंद्रयान के साथ कोई तस्तरी भेजी होगी, जलती जलती गई होगी, इसलिए नाम क्या हो गया होगा? नहीं भाई साहब, जल्ला क्या हमारा एक फोक सॉन्ग है। वो उस समय गाया जाता जब महिलाएं क्या देखने जाती है? डेरा, समझ गए? जहां बारात रुकती है उसको क्या बोलते हैं? तो भाई मालदेव जी की बारात जैसलमेर गई तो महिलाएं सारी बारात का डेरा देखने गई, तो वहां से खबरें आ रही उमा दे दुल्हन, दुल्हन तो घर से बाहर जा नहीं सकती, तो वो अपने घर पे बैठी। और उसकी सहेलियां देख के, तो सहेलियों ने ना के कहा अरे क्या जोरदार बारात आई है, इतने सारे हाथी, इतने सारे घोड़े, इतने सारे ऊंट, और मालदेव जी भी क्या फूटरे लग रहे हैं एकदम बीन बने हुए। और उमा देव को लगे कि यार मुझे भी मेरी बारात देखनी है, पर दुल्हन बाहर कैसे जाए। आज का टाइम होता तो क्या पता उमा देव मालदेव के पास मैसेज कर देती, प्लीज सेंड पिक्चर्स ऑफ योर डेरा। और मालदेव जी भी मालदेव जी पिक्चर भेज देते कि ये मैं हूं, ये हमारा डेरा, और ये हमारी पहाड़ी हो रही पर ऐसा नहीं हो सकता था। तो उमादेव को लगा भाई किला, किला सबसे ऊपर होता है, गढ़ है ना, फोर्ट तो ऊपर है, तो जैसलमेर का किला ऊंचाई पर है, डेरा नीचे है। तो क्यों ना मैं किले के ऊपर चढ़ के देखूं, नीचे का सब कुछ दिखेगा, दिखेगा तो अपन डेरा भी दिख जाएगा, पता चलेगा बारात कितनी दूर में रुकी हुई है, कहाँ रुकी हुई है, क्या है। तो उमा दे किले के ऊपर चढ़ रही है, अपने ऊपर छत के ऊपर जा रही है। तो जब वो सीढ़ियां चढ़ रही थी तो अचानक उसने सुना कि सीढ़ियों के पास के कमरे में लड़ाई की आवाजें आ रही है। उसने कान लगाए तो उसके मम्मी पापा आपस में लड़ रहे थे। और लूणकरण अपनी रानी को कह रहा था कि आज जैसे ही मालदेव फेरों के अंदर आएगा मैं मालदेव को आते मार दूंगा। और वो रानी के लूणकरण की क्यों मार दोगे, अपना जवाई है, अपने बेटी की शादी कर रहे हो। उसने कहा अरे लिचड़ आदमी,
ये थोड़े दिन पहले अटैक करने आया था और फलोदी दे के समझौता करना पड़ा था, इसको बेटी देने, मैं इसका मुंह देखना पसंद नहीं करूं, दबाव में आगे इसको बेटी देनी पड़ रही है। आज वैसे तो मार नहीं सकते, शक्तिशाली है, फेरों में तो अकेला आएगा तो मार देंगे। अरे तो बेटी विधवा हो जाएगी, उसने कहा सती कर देंगे, मालदेव को मारेंगे, इसको तो आज जिंदा नहीं छोड़े। और यदि तूने किसी को बता दिया तो पहले तेरे को मारूंगा मैं। बेचारा रानी क्या करे, हाथा जोड़ी करे, प्लीज ऐसा मत करना। उसने कहा बस चुप, ये बात कानो कान किसी को पता चलनी। अब उमादेव ने ये बात सुनी। अब उमादेव पसोपेश की स्थिति में, अब क्या करे, एक तरफ उसके पिताजी हैं जो मालदेव को मारना चाहते हैं, एक तरफ मालदेव है जो उसको होने वाला पति। उसको लगा मुझे किसका साथ देना चाहिए, और उसे लगा कि नहीं, हिंदू संस्कृति कहती है कि सगाई अपने आप में आधा विवाह है, और मालदेव मेरा होने वाला पति है, मुझे मालदेव की सहायता करनी चाहिए। उसने अपना एक लेटर भिजवाया मालदेव के पास कि मालदेव जी, जब आप फेरों में आओ तो थोड़ा सावधानी के साथ आना, आपके साथ यहाँ विश्वासघात किया जा सकता है, आपके साथ धोखे से मारा जा सकता है। मालदेव जी ने लेटर पढ़ा, मालदेव ने कहा थैंक यू उमादेव, पहली बात तो मैं इनसे वैसे नहीं मरता, तो तूने कह दिया तो मैं थोड़ा और ध्यान रख लूं। अब मालदेव ने अपने साथ जो बाराती गए हुए थे उनमें 2 बॉडी बिल्डर टाइप के बंदे थे, जिम विम जाते हो, उन दोनों का तुम्हारा एक ही काम है कि जब तक मेरे फेरे नहीं हो जाए, लूणकरण को फेरों के अंदर आने, इसको बाहर बिठा के रख लेना, ठीक है। मालदेव जी पहुंचे भाई वहां दुल्हन के घर तोरण मारने के लिए। तोरण मारा मालदेव जी ने। कई देर तक तो महिलाएं इधर उधर नापाजोखी करती है ना? और तो कभी बारात बीन आए तो यूं देखने वाला होता है। महिलाएं पहले तो उसके सामने कांच दिखाती है एक, और गांव में जो दूल्हा होता है उसको सिखा के लाते हैं, जब तेरे को कांच दिखाया जाए तब तू ऐसे कर लेना। किसका मतलब है, तेरी आंखों में कांच की रोशनी पड़ रही, इसका मतलब तेरी आंखें सही है। ये नहीं कि तू कांच में देखता रहे, इसका मतलब है कि इसको जो प्रकाश पड़ रहा है उसको फील होता, तेरे पास में झुनझुना बजाएगी कान की, तब तू कहना अरे साइड में ले जाओ। ये नहीं कि झुनझुना बजा रही है तू यूं खड़ा है, इसका मतलब तेरे को कान से भी सुनता। एक इधर महिलाएं यूं इधर से नापती है, इधर से नापती है। पहले क्या भाई, दूल्हा जो हुआ करता था, दूल्हे को घर में कोई पुरुष देख के आते, महिलाएं तो देखती नहीं थी, फिर महिलाएं देखती भाई क्या है, सुनता है, दिखता है कि नहीं है एकदम। तो कई देर तो महिलाओं ने लगाया। फिर मालदेव जी अंदर पहुंचे, जैसे ही मालदेव जी फेरों के अंदर जाके बैठे, इतने में लूणकरण बाहर था। लूणकरण वेट ही कर रहा था कि जाके बैठूं, जाते ही सलटाऊं मैं इसको। लूणकरण अंदर जाने लगा, वो बॉडी बिल्डर दो खड़े थे, उनका भाई साहब जान किधर है, कहां जा रहे हो, मैं बैठो, इतनी दूर से बारात आई, ये तो नहीं बारातियों की कोई सेवा चाकरी करे, बैठे 2-4 हताई करे, इतनी दूर से हम चला के, पेक पियो, पेक बनाओ रे दो, हमारे दोनों के बना दो, लूणकरण जी का बना दो। लूणकरण ने कहा नहीं नहीं नहीं, अरे मेरे काम है, मैं लड़की का पिता हूं यार, कितने काम। उन्होंने कहा साहब राजा हो आप, राजा, और राजा के काम करने के लिए 100 आदमी होते हैं, कोई काम कर ले बैठे हो यहाँ। लूणकरण लगा मरा दिया, अरे तो अंदर नहीं जाने देंगे। तो लूणकरण ने कहा अरे पर कन्यादान करना है, मेरे को अंदर जाना है। उसने कहा चुप, कन्यादान कोई कर देता है, कन्यादान आपका बेटा कर देगा, कन्यादान आपका भाई कर देगा। और गांव में सच में कन्यादान पिताजी तो करते ही नहीं है, कोई भी कर देता, पंडित जी को जो दिखता है ना उससे करवा लेते हैं पंडित जी। ताऊ जी दिखे जो ताऊ जी, चाचा जी दिखे जो चाचा जी, भैया दिखे तो। ये तो मैंने फिल्मों में और शहरों में देखा, कि फिल्मों में देखा कन्यादान के लिए पिता को बुलाइए, और सब पिताजी के लिए बाहर, पिताजी आओ कन्यादान करवाना है। या मैंने फिल्मों में और शहरों में देखा कि लड़की की शादी में लड़की के भाई भी नए कपड़े पहनते हैं। मुझे मुझे बड़ा अजीब लगा शहरों में जब आया को दोस्तों के देखे कि उनकी सिस्टर की शादी थी और नए कपड़े पहन के खड़े थे। और वैसा मेरी बहन की शादी और मैं नए कपड़े पहन लू, घर वाले कूट दे, और घर वाले पूछे कि ब्याह तेरो है ना, मेरा तो नहीं है, तो तू क्यों बिन बन के खड़ा है। पहली बात तो आप पहनते नहीं, और यदि आप पहन लो कितनी देर तक रखो उनको, क्योंकि आपने व्हाइट कुर्ते पजामे पहन रखे हैं, एकदम तैयार हो रखे हो कड़प में। इतने में कोई चाचा जी टाइप का आदमी आता है, कढ़ाई ला रहे, अब काली कढ़ाई उठाए हुए हैं ना, कितनी देर रहेंगे आपके। इतने में कहता है भट्टी खोदो, भट्टी, अब लगे हो भट्टी खोदने के लिए, पता टेंट के पाइप लगाओ, अब आप मिट्टी खोद रहे हो उधर। तो लड़की के भाई तो 3 दिन नहाते ही नहीं है, 3 दिन तक भाई साहब भूत भंवड़ी में घूमते हैं, ना कोई सोने का पता ना कोई नहाने का पका। ये शहरों के अंदर आपकी ठीक है, और वो तो मैं कहता हूँ अब तो गांव वालों के पास फिर भी थोड़े पैसे ना आ गए जी, तो थोड़ा काम थोड़ा सरल आ गया। पहले क्या गांव के अंदर मिठाई के नाम पर होते लाडू बूंदी, तो हलवाई को कहते तू खाली बूंदी बना दे, लाडू तो हम खुद ही बना लेंगे। तो हलवाई खाली बूंदी बना के जाता, फिर भाई साहब टावरों को बिठाते लाडू बनाओ, सारे दिन बैठे बैठे ऐसे करते। आप विश्वास नहीं करेंगे, 22 सेब और 23 सेब दोनों बन जाते थे, हाथ ना रह जाते थे, यूं सीधे नहीं होते थे बाद में। पर टावरों को उसमें भी हमें मजा आता कि साथ में बनाएंगे, साथ में थोड़ा थोड़ा।
मीठा काम पड़ा था भाई साहब, मीठा मिल जाता। और दिलीप सर हंसते हैं कि पहले मीठे नाम पे तो चीनी थी घर में, गुड़ और चीनी हुआ करते, इसलिए रसोई के ताला लगाना पड़ता। और कभी कभार मान लो मम्मी रसोई के ताला भूल जाती और 15 मिनट के लिए इधर उधर हो गई, ऐसा चीनी खा जाते चीनी। कई बार ऐसा होता कि आप जैसे मम्मी निकली और आपने रसोई पे किया आक्रमण और चीनी के धोबे भर भर के चीनी ले खा रहे हो, इतने मम्मी आ गई पीछे, मम्मी को याद आ गया कि भाई ताला खुला छोड़ गए, और मम्मी ने आगे पीछे से थप्पड़ कि क्या कर रहा है, अब चीनी मुंह में ली हुई है, ये नहीं निकाल दो, कितना ही कूट लो लेकिन चीनी मुंह से बाहर निकालूंगा। कहां पड़ी थी मिठाइयां, ये तो अब जाके थोड़े बहुत हुए हैं, भली बात है, पैसे आए हैं। 96 के बाद में पैसे आए हैं गांव में। 96 तक मुझे याद है किसी के पास 1 लाख रुपए होना बहुत बड़ी बात थी। गांव में कहते हो लखपति है, ये क्या है, लखपति। 1 लाख रुपए किसी घर पे कैश पड़े, हाँ को सोना वोना पड़ा अलग बात है, पर 1 लाख रुपए पड़े, या तो अब है 1 लाख रुपए तुम लाके मुंह पे मारते हो, पड़ा हो रहा है। तुम 1 1 लाख रुपए जेब में लेके घूमते रहते हो कि सारी फीस एक साथ जमा कर दूंगा, लो 1 लाख जमा कर दो, पड़ा दो चुपचाप। तो अब ये पैसे आ गए, पहले नहीं थे जी इतने। तो वो की वो बात है। तो मालदेव जी अंदर फेरों के अंदर जाके बैठे, लूणकरण को उन लोगों ने जाने नहीं दिया, लूणकरण को उन्होंने बाहर ही बिठा लिया। मालदेव जी के फेरे संपन्न हुए, अगले दिन मालदेव जी की विदाई हुई, उमा देवी की विदाई हुई। उमा देवी की विदाई हुई तो पहले जब राजकुमारियों की विदाई की जाती, तो भाई राजकुमारी जब ससुराल जाएगी तो वहां काम खुद थोड़ी करेगी, उस काम करने के लिए 10 नौकर दिए जाते उसके साथ में, कई दासियां दी जाती उसके साथ में। तो उस उमा देवी के साथ में एक दासी दी गई, उसका नाम था भारमली। क्या नाम था, बारमली। के लिए कहा जाता है कि बारमली जब पैदा हुई थी, पैदा होते उसके घर वालों ने उसको फेंक दिया था। अभी भी अखबारों में हम किस्से सुनते हैं, पढ़ते हैं, हम अखबार हॉस्पिटल में देखते हैं कि कई बार हॉस्पिटल में किसी की बच्ची हुई और मम्मी पापा छोड़ के रवाना, है ना। कई बार होता है, आप अखबार में पढ़ते हो, सड़क किनारे मिली कन्या, नवजात कन्या को छोड़कर चले गए घर वाले। अब क्या होता है, जैसे मान लो अपने कोचिंग आ रहे हैं, आप 3 बजे कोचिंग आ रहे हो, आपको इस प्रकार कोई बच्ची दिख जाए तो आप क्या करोगे, हॉस्पिटल फोन करोगे या हॉस्पिटल लेके जाओगे, पुलिस को फोन करोगे, ऐसी ऐसी बच्ची मिली है। उस समय तो हॉस्पिटल भी राजा, पुलिस भी राजा। तो राजा को लाके बच्ची दी, भाई बच्ची है, पता नहीं कौन छोड़ के चला गया। राजा को लगा भाई कोई नहीं, अब अपने पास है तो अपने पालेंगे। तो राजा ने बारमली को पाल पोस के बड़ा किया था, उमा दे के साथ में बड़ी भी थी, उमा दे की बहुत अच्छी सहेली थी, इसलिए उमा दे ने कहा भी कि भाई मेरे साथ जब भेज रहे हो तो बारमली को भी साथ भेज, तो मेरा मन लगा रहेगा। ठीक है। शाम को भाई साहब मालदेव जी अपने महलों के अंदर आ गए, उमा दे के पास मैसेज किया गया कि भाई मालदेव जी अपने महल में पधार गए। उमा दे श्रृंगार कर रही थी, रानी थी। तो उमा दे ने बारमली पास में बैठी थी, बारमली का बारमली तू जा मालदेव जी को, और मालदेव जी को समाचार दे कि मुझे अभी आने में थोड़ा समय लगेगा। मालदेव जी नशे के अंदर थे, बारमली सुंदर थी। ये बात उमा दे को पता चली और उमा दे ने कहा, अरे मंगते आदमी, इतनी देर वेट नहीं कर पाया, तेरे जैसे का तो मैं मुंह भी देखूंगी। वो पहले दिन ही मालदेव से नाराज हो जाती है, बारमली कांड। उसके बाद उसने अपने पूरे जीवन के अंदर मालदेव का मुंह, वो यहां से तारागढ़ चली गई थी, कई दिन तक तारागढ़ रही। कहते हैं शेरशाह सूरी ने जब अटैक किया था तब वो तारागढ़ में थी। तो पहले ये बात हुई थी कि अजमेर में लड़ेंगे, अजमेर में लड़ेंगे। तो उमादे मैसेज करती है मालदेव के पास कि मैंने सुना आप अजमेर लड़ोगे तो आपको आने की आवश्यकता नहीं, सेना भेज देना, मैं सेनापति हो जाऊंगी, हम लड़ लेंगे यहाँ पे। पर बाद में फाइनल हुआ कि हम वहां नहीं लड़ेंगे, हम कहाँ लड़ेंगे, गिरी सुमेल, तो अजमेर खाली करेंगे। तो मालदेव उमादेव के पास समाचार भिजवाता है, भाई हम अजमेर खाली कर रहे हैं, तो आप अजमेर खाली करके जोधपुर आ जाइए। और जोधपुर नहीं आती, जोधपुर के पास में गांव था, वहां पे आके रुकती है वो। फिर कई दिन यहाँ पे रही थी, फिर फाइनली उसका ननिहाल था केलवा। वो मालदेव की एक दूसरी रानी का बेटा था राम सिंह, क्या नाम था, राम सिंह को गोद लेती है, दूसरी रानी के बेटे गोद लेती है और फिर अपने ननिहाल चली जाती है, केलवा केलवा ही रहती है। कहते मालदेव की जब डेथ हुई थी तब उमादेव के पास समाचार भेजा गया कि भाई मालदेव की डेथ हो गई, और उसके पास में मालदेव के कपड़े भेजे गए, पगड़ी वगड़ी भेजी गई उसकी। उमादेव वहां केलवा में सती हो जाती है। उमादेव ने कहा भाई वो आदमी सही नहीं था, उसने मेरे साथ गलत किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने अपने पति होने का धर्म नहीं निभाया, पर मैं अपनी पत्नी होने के धर्म से तो कैसे चूकूं। तो वो वहां पे सती हो जाती है। उमादेव नाराज रही पूरी जिंदगी, इसलिए क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कहते हैं कि उमादेव जब यहाँ जोधपुर के पास के गांव में रहती थी और मालदेव जब सिवाना से वापस जोधपुर आके कब्जा कर लेता है, तो उसे रिग्रेट फील हुआ, उसे लगा कि यार मैंने गलती तो की थी और मुझे यार उमादेव से माफी मांग लेनी चाहिए। तो उसने अपने एक दूत भेजे उमादेव के पास मनाने के लिए। उन दूत का नाम था ईसरदास जी। क्या नाम था, उसने ईसरदास जी को भेजा कि ईसरदास जी जाओ और उमादेव को मना के लेके आओ। ईसरदास जी गए उमादेव के पास और जाकर, रानी उमादेव गलती हो जाती है, अब आपको वापस चलना चाहिए मालदेव के पास। मालदेव माफी मांगने के लिए तैयार है। उमादेव ने वापस कहा कि ना ईसरदास जी, रईमन धागा प्रेम कान मत तोड़े, टूटे से फिर जुड़े नहीं जुड़े। प्रेम है, हो तो हो, और एक बार टूट जाए तो उसके बाद भले ही बन जाए लेकिन उसमें वो गांठ तो रही जाती।
और अब मैं नहीं जाऊंगी वहां, मेरा मन नहीं मानता, मेरा जीव नहीं मानता। वापस कहा ईसरदास जी ने कि देखो आपको चलना चाहिए, आप जाओगे आप पटरानी बनोगे मालदेव की, आपका जो बेटा होगा वो जोधपुर का अगला राजा बनेगा। और मैं कहता हूं आपसे, आपसे मालदेव माफी मांग लेगा, आपकी इज्जत बढ़ेगी, आपकी इज्जत कम नहीं होगी। तो उमादेव, जब ईसरदास जी ज्यादा समझाते तो उमादेव तैयार हो जाती, ठीक आप कह रहे हो तो मैं चल लेती हूँ। ये बाकी रानियों को पता चला कि उमादेव वापस आ रही है। बाकी रानियां जानती थी कि उमादेव आ गई तो मुख्य रानी कौन बनेगी, उमादेव, तो अपनी दुकानदारी बंद। तो उन्होंने एक और कवि थे, उन कवि का नाम क्या था, उन्होंने आसानंद जी को कहा, आसानंद जी एक महिला के स्वाभिमान को यदि ठेस पहुंचे और महिला चली जाए, क्या उसे वापस आना चाहिए? आसानंद जी ने कहा ना, हरगिज नहीं आना चाहिए। तो उमादेव तो आ रही है। आसानंद जी ने कहा मैं नहीं आने दूंगा। आसानंद जी जोधपुर के बाहर जाके खड़े हुए और कहते उमादेव जैसे नजदीक पालकी में बैठ के आती रानिया, जैसे पालकी नजदीक आई, आसानंद जी ने खड़े होकर जोर जोर से दोहे बोले कि मान रखे तो पीऊ रखे तज मान, दो दो गेंद ने बंधु एक एक खंबू ठाण। मान रखे तो पीऊ तज, पीऊ का मतलब होता है पति, कि उमादे दो चीज है, एक तो है सम्मान इज्जत और एक है आपका पति, इन दोनों में से एक मिलेगा। अभी तुम्हारे पास पति नहीं है, तुम पति से अलग रहते हो, पर तुम्हारी इज्जत है। लोग दूर दूर तक बातें करते हैं कि उमादेव वो रानी है जिसने मालदेव जैसे शक्तिशाली राजा को उसकी एक गलती भी ठोकर मार दी। उमादेव वो रानी है जिसने मारवाड़ जैसे बड़े राज्य को ठोकर मार दी, पर अपने स्वाभिमान पर किसी भी बात की आंच आने नहीं दी। अब जब तुम वापस आ जाओगी तो तुम्हें मालदेव मिलेगा, मारवाड़ का ये बड़ा राज्य मिलेगा, ये सानो शौकत धन दौलत सब कुछ तुम्हारा होगा, इज्जत नहीं मिलेगी। आप दो हाथियों को एक ही जगह बांध के नहीं रख सकते, दो हाथी एक जगह होंगे तो आपस में लड़ेंगे। तो इज्जत और पति दोनों एक साथ। तो कहते उमादे ने जैसे ही सुना झाड़ झाड़ उठी उसके, वापस चली गई, उसके बाद वापस कभी भी आई नहीं। अब उमादे तो वापस नहीं आई, इसलिए हम उसको रूठी रानी कहते हैं, पर भारमली तो मालदेव के पास ही रह गई। कहते हैं एक बार जैसलमेर की तरफ बारिश हो, बिजलियां चमके और भारमली एक टक जैसलमेर की तरफ देखे। तो मालदेव ने भारमली से पूछा कि तुम्हें जैसलमेर की याद आती है? और वो रोई। उसने कहा किसको याद नहीं है अपने पीहर की, मैं जैसलमेर में खेली कूदी पली बड़ी वहां पर, और मेरा खूब मन करता है मैं जैसलमेर जाऊं, पर किस मुंह से जाऊं? कल को जैसलमेर वाले कहेंगे कि तेरे चक्कर में हमारी राजकुमारी का घर बर्बाद हो गया। मालदेव को लगा कि यार गलती मेरी थी, भारमली को कोई क्यों सुनाएगा। उसने कहा कल तुम जाओ और जैसलमेर वालों को मैं लेटर लिख दूंगा, चिंता मत करो। बारमली जैसलमेर गई, मालदेव ने लेटर लिख के भेजा कि यदि बारमली को कुछ भी कह दिया तो मैं आक्रमण कर दूंगा। कोई क्यों कहे भाई बारमली को। बारमली वहां चली गई, वहां जो जैसलमेर का राजकुमार था वो शादीशुदा था, उसके 3 रानियां थी, पर बारमली सुंदर थी। वो बारमली के आसपास चक्कर काटे। उन तीनों रानियों को लगा कि अपना घर बर्बाद होगा, जिसमें कोई डाउट ही नहीं। उनमें एक रानी का भाई था, उसका नाम था बाघा। क्या नाम था? बाड़मेर में एक जगह पड़ती है, जगह नाम है कोटड़ा। क्या नाम है? वो कोटड़ा का था, इसलिए नाम है बाघा कोटड़िया। क्या नाम था उसका? उन बाकी दोनों रानियों ने कहा तेरा भाई बाघा कोटड़िया शक्तिशाली आदमी है, तू तेरे भाई को ये मैटर बता, वो कुछ कर सकता है, वरना अपना घर बर्बाद हो जाएगा। उस रानी ने अपने भाई बाघे कोटड़िया को मैसेज किया, बाघा कोटड़िया आया, पूछा बहन से भाई क्या बात हुई, और बहन ने कहा कि वैसे तो भाई से सीखा ही बात करूं मैं, पर तुमसे कौन सा छुपा हुआ है। ये भारमली हमारी ननंद का घर बर्बाद करके आ गई, और हमारा घर बर्बाद होने वाला है, तुम्हारे जीजाजी बाउंड्री लाइन पर है एकदम, कभी भी घर बर्बाद हो सकता है हमारा। और बागेन गा रहे थे, छोटी सी बात काहे की टेंशन लेती है, तो ये मैं अपने आप कर दूंगा। कल एक काम करना, कल जब मैं यहाँ से रवाना हूं तो तिलक निकालने के लिए तू मत आना, भारमली को भेज देना। अपने रिवाज है, आज भी भाई बहन के घर जाता है, रवाना होता तो बहन दूसरे दिन तिलक निकालते, अपने कहते सीख देना, सीख देना ना, मेहमान कोई घर पे आता तिलक लगा के भेजते हैं, सीख देते हैं। अगले दिन भाई बागा कोटड़िया सुबह सुबह खड़ा हुआ, बिना चाय पानी पिए, बिना मुंह धोए, सीधा सीधा अपने ऊंट पे जाके बैठा। जैसलमेर वाले भाग, क्या रे क्या हुआ, कोई नाराजगी है क्या, चाय पानी पी के जाओ क्या। उसने कहा नहीं नहीं, मेरे को कोटड़ा में काम आ गया, मुझे जल्दी वहां जाना। अरे तो सीख तो लेके जाओ, तिलक तो निकलवा के जाओ, सुने माथे क्यों जा रहे हो। तो उसने कहा मेरी बहन को कहो फटाफट कि आगे तिलक कर दे। अंदर बहन को जाकर आ गए, आपका भाई जल्दबाजी के अंदर तिलक कर दो। उन दोनों बहन भाइयों में तो बात की भी आपस में। उस बहन ने कई इधर यूं नाटक किया, अरे मत नाई नहीं, कैसे तिलक करूंगी, थोड़ा कहो बैठ जाए, मेरे पास तो लुगड़ी भी नहीं है, कैसे जाऊंगी। पास में भारमली वहीं बैठी थी, और उसने भारमली कहा भारमली तिलक की तो करना, भैया गुस्सा कर लेंगे, फटाफट तिलक तू करके आ जा। भारमली नहा धोके तैयार बैठी, उसने कहा मैं कर देती हूँ तिलक। भारमली पूजा वाली थाली ले गई तिलक करने के लिए, और जैसे तिलक करने लगी, बाघा ने हाथ पकड़ा, ऊंट पे बिठा लिया उसको, और उसको जैसलमेर से लेके कोटड़ा आ गया। जैसलमेर से कोटड़ा आते आते बाघा को भारमली से, भारमली को बाघा से बेपना मोहब्बत। राजस्थान की सबसे अच्छी प्रेम कहानी कोई है तो वह है बाघा भारमली। कौन सी है? जहां तरवरता है मोरियो, जहां सरवरता है हंस, जहां बाग होता है भारमल, जहां दारू होता है मंस। जहां जहां पेड़ है वहां वहां मोर होंगे, जहां जहां तालाब है वहां वहां हंस होंगे, जहां जहां दारू है वहां वहां मांस होगा, जहां जहां बागा है वहां वहां भारमली होगी। अब ये बात मालदेव को पता चली कि भारमली को कौन ले गया। तो मालदेव ने कहा अटैक करो रे। मंत्री ने कहा साहब अटैक कर मत देना,
और बागा डाकू आदमी है, भारमली को लेके कहीं आगे निकल गया और हाथ नहीं है तो कितनी बेइज्जती होगी कि साहब मालदेव की सेना गई और बागे को पकड़ ही नहीं पाई। तो मालदेव का दिमाग का मालदेव ने कहा रुको रुको, एक बात बताओ, उस दिन उमादेव को ईश्वरदास जी मना के ला रहे थे, वो सामने जाके दो कौन बोल रहा था रे? आसानंद जी ने कहा मैं बोल रहा था। तो क्या आसानंद जी तुम्हारे चक्कर में उमादेव वापस चली गई थी, अब तुम किसको लेके आओगे? बात तो आसानंद जी बागा से बातचीत करने के लिए गए, बाहरमली को लाने के लिए। बागा बड़ा दिलदार आदमी था, उसको पता चला आसानंद जी जैसे महान विद्वान आ रहे हैं, वो सामने चला के गया, दंडवत प्रणाम किया, धन घड़ी धन भाग, हमारी धरती पर आप जैसा विद्वान पधारा। पालकी में खुद पालकी उठा के लेके आया। आसानंद जी का खूब स्वागत सत्कार किया, सेवा चाकरी की, शिकार खिलाने के लिए लेके गया। आसानंद जी ने नोटिस किया कि बागा मेरी बहुत ज्यादा इज्जत करता है। आसानंद जी ने यह भी नोटिस किया कि बागा और भारमली आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। आसानंद जी वहीं रह गए, वापस गए नहीं। भारमली फाइनली जब बागा मरता है तो भारमली उसके साथ सती हो जाती है, आसानंद जी पागल हो जाते हैं। आसानंद जी जगह जगह बागा बागा करके घूम। उधर अमरकोट रियासत पड़ती सिंध में, अमरकोट के राजा को पता चला कि आसानंद जी जैसा महान विद्वान पागल हो रखा है, कपड़े उपड़े फाड़ कर वैसे घूमता है एकदम। तो उसने बुलाया, उसने बुला कहा आप मेरे पास फिरा जो, मैं आपका पूरा ध्यान रखूं, एकदम अपने पास में बिठा के रखता, पूरा ध्यान रखता, एक एक छोटी छोटी इच्छा पूरी करता। लेकिन फिर भी आसानंद जी हर बात में करते, बागा बागा था, एक दिन मैर बागा वहां गए, बागे ने ये किया, बागे ने वो किया। तो उसको एक दिन गुस्सा आया अमरकोट के राजा पर, उसने कहा कि यार ऐसा क्या बागा था, मैं राजा हूं, कभी मेरी तारीफ कर दिया करो। आसानंद जी ने कहा तू तू बागे की जूती के बराबर नहीं। तो उसने कहा इसका मतलब आप बागे का नाम लेना पूरी जिंदगी बंद नहीं करेंगे? उसने कहा ना, जब तक जान है तब तक बागे का नाम लेना बंद है। उसका बड़ा ईगो हर्ट हुआ, उसने आसानंद जी के पोते को बुलाया और पोते को बुलाकर यदि तेरा दादा एक पूरी रात बागे का नाम नहीं ले तो हर 1 घंटे पे 1 लाख सोने के सिक्के दूंगा। उस पोते ने दिमाग लगाया कि 7-8 घंटे की रात होती है, 7-8 लाख सोने के सिक्के मिल जाएंगे, 7-8 पीढ़ियां तिर जाएगी अपने। उसने आसानंद जी को जाकर प्लीज दादाजी फॉर नेक्स्ट 7 जनरेशन एक रात चुप रहना है आपको। आसानंद जी ने कहा बेटा पार तो नहीं पड़ेगी, पर तू कह रहा है ज्यादा, आई विल ट्राई। अगले दिन भाई शाम को कहा गया आपका समय शुरू होता है। अब आसानंद जी को पता था अपने से बागे का नाम निकल जाएगा, इसलिए आसानंद जी ने राम जी का नाम लेना शुरू कर दिया, राम 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 राम, ताकि दिमाग से निकल जाए बागा एक बार। पर बागा ऐसे कैसे दिमाग से निकल सकता था? 10 मिनट बाद डोकरी ने जोर जोर से दोए बोले कि बागा आओ बड़े घर कोटड़ा तू धनी, जासी फूल झड़े पर बास ने जासी बाग जी। हे बागा, जैसे फूल झड़ जाता है लेकिन उसकी सुगंध जाती, तू चला गया लेकिन तेरी याद मेरे दिल से जाती। पोते ने कहा तो याद ही लो बात।